जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग लीनियर अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, यह वेक्टर स्पेस चैप्टर के अंतर्गत आने वाला बेसिस एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिस एंड डायमेंशन के प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिलते हैं, या फिर आप कहिए कि बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर तो प्रश्न आते ही है, इनके ऊपर थ्योरम्स भी बहुत सारे बनते हैं और ये सारे थ्योरम्स हमें एग्जामिनेशन में देखने को भी मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ना कि सिर्फ बीएससी मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि आईआईटी जैम, सीएसआर, नेट, सेट, गेट जैसी एग्जामिनेशन में भी इस कंसेप्ट के आधार पे बहुत सारे प्रश्न बनते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिस यानी क्या होता है, वेक्टर स्पेस के बारे में अगर आपने जाना है, वेक्टर स्पेस क्या कहलाता है, सबस्पेस क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस को अगर जानना है, आपको डिटेल में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी लेना है एग्जांपल्स के साथ, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई है। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे वेक्टर स्पेस और सबस्पेस के। आज के वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों हमारा बेसिस, और इस बेसिस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि बेसिस क्या कहलाता है। और बेसिस को समझने के लिए हमें उसकी कुछ सामग्री, उसके अंतर्गत आने वाले कुछ कंसेप्ट, उसके अंतर्गत और भी डेफिनेशन को हमें समझना होगा, ताकि हम बेसिस को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो बेसिस को समझने के लिए हमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट का उपयोग करना होगा, बहुत सारे कंसेप्ट हमें आने चाहिए, तब जाके हम बेसिस की डेफिनेशन को गहराई से समझ पाएंगे। और बेसिस समझ में आ गया तो फिर हम इसके डायमेंशन के बारे में भी आसानी से बात कर पाएंगे। तो बेसिस की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, तो अगर वेक्टर स्पेस, बच्चों मेरे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 10 प्रॉपर्टी है, सारी आपको पता है। वेक्टर स्पेस है, उसके अंतर्गत कोई एक एस नाम का नॉन एम्प्टी सब स्पेस है, और इस एस नाम के सब स्पेस को मुझे बेसिस का दर्जा देना है। तो एस, सबसे पहले लेट एस क्या है, ये नॉन एम्प्टी है, सब स्पेस है, नॉन एम्प्टी सब स्पेस है, और इस सब स्पेस को मैं बेसिस कहूँगा। इसे मैं बेसिस कहूँगा कब, जब यह दो प्रॉपर्टी, दो सिद्धांतों को अप्लाई करवाए। कौन कौन से, एस खुद में एलाई हो जाए, एस इज लीनियरली एलाई का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाए, या फिर एस एलाई हो जाए, या फिर नहीं, एस एलाई होने के बाद एस जनरेट करे, एस जनरेट करे किसको, एस तो सबस्पेस है, सबस्पेस किसको जनरेट कर दे, उसके बाप को, वेक्टर स्पेस को। तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि बाप के वजह से बच्चों का नाम होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, बेटे ऐसा नाम करते हैं कि बाप का नाम हो जाता है। तो ऐसा नाम करना है बच्चों अपन को। तो ये जो वाइस वर्सा है, इसका हमको ध्यान रखना है कि वेक्टर स्पेस है तो सबस्पेस है, लेकिन अब सबस्पेस है तो सबस्पेस के कारण वेक्टर स्पेस आएगा। ये जो आपका एस है वो बेसिस बनेगा, यानी एस जनरेट करेगा, किसको जनरेट करेगा, एस जनरेट वेक्टर स्पेस वी को। कहने का मतलब है एस करेगा स्पैन किसको, वेक्टर स्पेस वी को। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पैन ऑफ एस के बराबर में वी, या फिर लीनियर स्पैन के बराबर में वी। ये सब लिखने के तरीके हैं। तो सेकंड वाले जनरेट किस तरीके से होगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड को समझ लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या कहलाता है वेक्टर स्पेस में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि ये एस के बारे में बात हो रही है, तो एस वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस है, तो उसके अंदर वेक्टर्स होंगे। कैसे वेक्टर्स होंगे, अगर एस हमारे पास u1 u2 से लेके un एलिमेंट्स है, तो इनका मुझे एक चेन चला देनी है, प्लस में स्केलर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 प्लस 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 अल्फा n un। ये आपका लीनियर LC का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगर यह लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो जाए, कब, जब सारे अल्फा, जितने भी अल्फा है बच्चों, आपको सारे अल्फा 0 हो जाए, तो यह स्थिति आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट की आती है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे एस के हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, और ये जो एस नाम का जो सेट है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाता है। और यदि हम लोग ऐसा देखें कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में से, अभी इसको मैं LI लिख देता हूँ, इसमें से इन सारे अल्फा में से जो पूरे 0 हो गए, उसमें से कम एक तो भी नॉन जीरो हो जाए। मान के चले अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आपको दिए हैं,
अल्फा एन नॉन जीरो है, अल्फा टू भी नॉन जीरो है, अल्फा वन भी नॉन जीरो है, तो एल डी की कंडीशन हो जाती है। यदि हम लोग देखें अल्फा वन नॉन जीरो है, कम से कम अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन जितने भी स्केलर्स है उनमें से कम एक तो भी, यानी अल्फा वन एटलीस्ट एक, कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाता है तो वो एल डी हो जाता है। अगर सबके सब नॉन जीरो रहेंगे तो भी एल डी, उसमें से अगर 10 स्केलर है हमारे पास, 10 के 10 नॉन जीरो हो गए तो भी एल डी, 10 में से कोई 5 नॉन जीरो हो गए तो भी एल डी, कोई एक भी नॉन जीरो हो गया यानी जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो 1 2 एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर हो सकती है, उसे हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। तब ऐसी स्थिति में यह जो सेट है आपका लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। एट लीस्ट एक तो भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी आपकी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इससे हम लोगों ने एल डी और एल आई के बारे में समझा। अब समझते हैं बच्चों कि ये एस जनरेट वी वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो एल आई और एल डी के आपको ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ ताकि आप समझ जाए कि किसी एक पर्टिकुलर सेट को हम एल आई और एल डी कब कहते हैं। तो समझिए, यदि मैं इस एल आई और एल डी के कंसेप्ट को समझने के बाद बच्चों सेकंड वाला पॉइंट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि कोई एक एस नाम का सेट ले लूँ, एस नाम का सेट 1 0 1 1 1 0 -1 0 -1, क्या यह सेट एल डी है या एल आई है मुझे बताना है। तो इसे बताने के लिए मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन चलाऊंगा, उसे हम लोग उस तरीके से लिखेंगे अल्फा 1 0 1 प्लस बीटा 1 1 0 स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जीरो का मतलब यह 0 0 0 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन लिया था, यहाँ पे आप अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री भी ले सकते हैं या फिर अल्फा बीटा गैमा से भी काम चला सकते हैं। ये स्केलर ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, कंसेप्ट वही है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा जीरो अल्फा प्लस बीटा बीटा जीरो प्लस माइनस गैमा जीरो माइनस गैमा के बराबर में 0 0 0 देखने को मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा बीटा और आप देखेंगे अल्फा माइनस गैमा के बराबर में आपको 0 0 0। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा 0, बीटा की वैल्यू 0 एंड अल्फा माइनस गैमा के बराबर 0। यहाँ से आपको अल्फा इक्वल टू गैमा देखने को मिलेगा। अगर अल्फा और गैमा इक्वल हो जाएंगे तो बीटा की वैल्यू फिर से यहाँ से 0 यानी कि सेटिस्फाई हो रही है। बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा और गैमा इक्वल है, देयरफॉर अल्फा अपॉन गैमा इक्वल टू 1:1। अल्फा और गैमा की वैल्यू आ गई आपकी 1, जो कि 0 नहीं है। आपके पास बीटा तो 0 आ गया लेकिन अल्फा और गैमा 0 नहीं आए। अगर अल्फा और गैमा भी 0 हो जाती है तो ये एल आई हो जाता, परंतु यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ बीटा 0 है और अल्फा और गैमा की वैल्यू 1 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यह जो केस है आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। ये जो सेट है आपका एल डी सेट है, ये एस नाम का जो सेट है बच्चों ये एल डी है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण एस सेट में से ही लेते हैं, थोड़े से इसके मैं एलिमेंट्स चेंज कर देता हूँ। एस नाम का कोई एक सेट ले लिया है 1 0 1 1 1 0 एंड हम लोग ले लेंगे 1 1 -1। ये सेट को चेकआउट करेंगे क्या ये एल आई है या एल डी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा 1 0 1 प्लस बीटा 1 1 0 प्लस गैमा 1 1 -1 के बराबर बच्चों 0 0 0 हम लोग कंसिडर करेंगे और यहाँ पे चेकआउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमा बीटा प्लस गैमा कॉमा अल्फा माइनस गैमा इक्वल टू 0 0 0। देयरफॉर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0, बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0, अल्फा माइनस गैमा इक्वल टू 0। बीटा प्लस गैमा यहाँ पे पुट कर देंगे 0, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू 0 नजर आएंगी। अगर अल्फा 0 है तो यहाँ से हमें गैमा की वैल्यू 0 नजर आएगी और अल्फा और गैमा 0 है तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू 0 नजर आएगी। तो यहाँ पे तीनों अल्फा बीटा और गैमा आपके 0 आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो सेट है इसे आप कह पाएंगे कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यह आपका एल आई सेट है। तो एल डी और एल आई के बारे में आपको समझ में आ गया। तो इस सेट यानी ऐसे ही सेट की हमें ज़रूरत है जो कि एल आई हो, जो एल आई हो बेसिस में। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि एस कोई एक सेट है, सबस्पेस है, उसे हम लोग एल आई कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे।
ठीक है, ये आपका एल हो गया। एस जनरेट करना चाहिए वेक्टर स्पेस वी को, यानी स्पैन होना चाहिए। तो एस के हर एक एलिमेंट के द्वारा वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट जनरेट हो जाए, और ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन से संभव है। तो इसी को हम लोग जानेंगे, उदाहरण से लेंगे। उदाहरण और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस उदाहरण का भी उपयोग हम लोग आगे जाके, क्योंकि ये एल है तो ये बेसिस फॉर्म करेगा। किसका बेसिस होगा बच्चों? अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे x, y, z यानी 3 टपल वाले एलिमेंट है। तो यह जो है S नाम का सेट है। S आपका V3, या फिर कोई कोई इसे V3 ना लिखते हुए S इज अ सबसेट ऑफ R3 ओवर R भी लिखते हैं। R3 ओवर R का यह बेसिस है। R3 ओवर R यानी x, y, z टाइप के एलिमेंट्स आते हैं इसमें। x, y, z ये बिलोंग करता है R3 में। अगर आप देखें तो ऐसे x, y, z आप इन तीनों एलिमेंट का उपयोग करके ला सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हो जाएगा। आसान से प्रश्नों के आसान से उत्तर देखते हुए समझेंगे हम लोग कि ये जनरेट कैसे हो रहा है, छोटे छोटे से। फिर बाद में हम लोग और भी बड़े बड़े यानी कि ऐसे CSIR नेट में आने वाले एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल BSc में आपको ये समझ में आ जाए कि LI और जनरेट का मतलब क्या होता है, यानी बेसिस आपके ध्यान में आ जाए, तो फिर हम लोग बड़े बड़े आगे जाके और एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि बच्चों ये हमारा LI हो गया सेट, आपको LD समझ में आ गया है। अब एक एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक सेट अगर मैं ले लूँ S नाम का 1001, क्या यह मेरा सबस्पेस है? यस, पहली बात तो यह सबस्पेस है, और ये सबस्पेस है, इसके एलिमेंट्स LI है या नहीं? अगर LI है तो क्या ये जनरेट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस V को? वेक्टर स्पेस यानी S, यहाँ पे 10 x, y, 2 टपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पेयर x, y की दिखाई दे रहे हैं, यानी R2 2 डायमेंशनल के पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये सबस्पेस है किसका? वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड का मतलब है R2 ओवर R। R2 का मतलब है 2 डायमेंशनल x, y टाइप के एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो ये आपका सबसेट है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, और ये LI है या नहीं चेकआउट करेंगे बच्चों। पहले चेकआउट कर लेना है। अल्फा 10 प्लस बीटा 01 के बराबर में 00, अल्फा 0 प्लस 0 बीटा के बराबर में 00। अल्फा की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा के बराबर में 00, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, यानी अल्फा और बीटा आपके 0 हो गए हैं, यानी कि यह जो सेट है S इज LI, सेट LI है। अब मुझे बताना है कि L ऑफ S के बराबर में V है, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट ओनली कि लीनियर स्पैन ऑफ S के बराबर में V। जब भी मुझे A के बराबर में B ऐसे सेट बताना है तो मुझे बताना है A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। दैट इज मुझे यह बताना है कि L ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ V एंड V इज अ सबसेट ऑफ L ऑफ S। यह मुझे सिद्ध करना है। लेकिन एक थ्योरम के अनुसार यदि अगर S आपका सबस्पेस S अगर सबस्पेस है V का, तो उसका जो लीनियर स्पैन होता है वो भी सबस्पेस होता है। अब ये लीनियर स्पैन की डेफिनेशन को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपके लिए कि लीनियर स्पैन क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने ये लीनियर कॉम्बिनेशन देखा, इस सेट में यह पहला एक लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ अल्फा कुछ स्केलर से। अब ऐसा और भी लीनियर कॉम्बिनेशन इन्हीं वेक्टर का उपयोग करके दूसरा एक और लीनियर कॉम्बिनेशन संभव है, बीटा 1 U1 प्लस बीटा 2 U2 से लेके बीटा n UN। ऐसा तीसरा भी यानी गैमा 1 U1 प्लस गैमा 2 U2 प्लस गैमा n UN। ऐसे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, गैमा 1 गैमा 2 गैमा n, ऐसे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2, ऐसे तो बहुत सारे स्केलर्स है, करोड़ों स्केलर्स है जिनके साथ हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ऐसे जितने भी इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन 1 2 3 जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन संभव है, उसका एक कलेक्शन, उसका एक सेट आपका लीनियर स्पैन कहलाता है। ठीक है, यानी लीनियर स्पैन में
आपने डेफिनेशन में क्या सीखा, लीनियर स्पैन में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, यानी जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस है बच्चों, जितने भी i इक्वल टू 1 टू अप टू n, अल्फा आई यू आई वेयर यू आई बिलोंग्स टू एस, अल्फा आई फील्ड से लिए जाते हैं, ये आपकी लीनियर स्पैन के डेफिनेशन है। यानी जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे उनका करली ब्रैकेट है ये, यानी सेट में रख देंगे तो लीनियर स्पैन। तो लीनियर स्पैन में आप समझ जाएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ये बात ध्यान में रखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो अगर एस हमारा सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस वी का, तो लीनियर स्पैन ये जो एस होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस, एल ऑफ एस, यह भी आपका सबस्पेस होता है, सब स्पेस कहलाता है वेक्टर स्पेस वी का। ये एक थ्योरम है, तो ये ऑब्वियस कंडीशन है, होती ही होती है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन है। अब इसे ना देखते हुए मुझे प्रूफ करना सिर्फ ये बाकी रह गया, क्योंकि लीनियर स्पैन जो होता है वो वेक्टर स्पेस का ऑलरेडी सबस्पेस होता है, ये एक थ्योरम होता है। लीनियर स्पैन के बाद अब पढ़ेंगे, अभी थ्योरम नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना वीडियो और बहुत सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे और बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। मुझे अब बताना है ओनली कि V इज़ अ सबसेट ऑफ L ऑफ S, तो ये कंडीशन तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो V यानी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस में यानी आर स्क्वायर है, यानी 2 डायमेंशनल वाला। तो मान के चलो कोई x नाम का एलिमेंट ले लिया, x, y, ये x, y 2 टपल है और ये आर स्क्वायर के एलिमेंट है। चलो ठीक है, x आपका आर स्क्वायर यानी इस वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F ऐसा लिखा जाता है, बिलोंग कर रहा है। तो ये एक्स वाई इस वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट है, और एक्स वाई अगर लीनियर स्पैन में आ जाए एस के, तब हम V इज अ सबसेट ऑफ एल एस बता पाएंगे। तो देखते हैं, यानी x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर स्पैन S का, S में 1 0 0 1 है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है x 1 0 प्लस y 0 1। तो 1 0 और 0 1 का उपयोग करके लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके हमने x कॉमा वाई लेकर आए हैं। तब हम कह पा रहे हैं कि x जो है लीनियर स्पैन में बिलोंग करेगा, यानी x V में था, अब x L ऑफ S में है, यानी कि V इज अ सबसेट ऑफ L ऑफ S, और ये तो L ऑफ S V का सबसेट है ही, ये भी है, ये भी है, दोनों आ गया। देयरफॉर हम कह पाएंगे कि L ऑफ S के बराबर में V, यानी कि ये जो S है, S के 2 एलिमेंट आप 1 0 x और y की जगह 1 3 रख दे, -1 2 रख दे, -1 0 रख दे, 1 2 2 3 3 4 5 7 -5 +5 कुछ भी रख दे यहाँ पे x और y की जगह, आप देखेंगे x और y की जगह आपको 2 कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने देखा कि पूरा का पूरा आर स्क्वायर यानी एक्स वाई पॉइंट्स जितने भी आर स्क्वायर प्लेन में होते हैं सब मिलेंगे, यानी जनरेट हो गए, सारे के सारे जनरेट हो गए सिर्फ 1 0 0 1 से। तो इसे हम लोग जनरेट होना कहते हैं, यानी एस से हमारा वेक्टर स्पेस V जनरेट हो गया और एस LI भी था, दोनों कंडीशन है। इसलिए ये जो आपका S है, यह हमारा S क्या हो जाता है, ये हमारा बेसिस कहलाता है। और बेसिस में डायमेंशन के बारे में समझते हैं, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है, S की जो डायमेंशन है वो है 2। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ S इज 2, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस R स्क्वायर इज आल्सो 2। बेसिस एंड डायमेंशन का ये एक उदाहरण है, और एक उदाहरण है जिसे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है, फिर हम बड़े एग्जाम्पल्स की ओर जाएंगे। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझते चले। अब जैसे कि बच्चों, अगर कोई 2 एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं, एक तो S 1 I ये सबस्पेस है, और यह बेसिस है किसका, बेसिस ऑफ
सी ओवर आर के लिए बेसिस है या नहीं, ये हमें चेकआउट करना है। सी कॉम्प्लेक्स, आर मतलब फील्ड एंट्रीज आ रही है, यानी कि जो कांस्टेंट आपको स्केलर्स मिलेंगे वो रियल से मिलेंगे। चेकआउट करते ये एल आई है या नहीं, एल आई है तो क्या ये जनरेट कर रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमा आई दिया है, तो हम लोग अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आई के बराबर में 0 और 0 को हम 0 प्लस आई 0 लिख सकते हैं, यानी अल्फा के बराबर में 0 और बीटा के बराबर में भी 0 आ गया आपका। तो ये एस नाम का जो सेट है जो हमें गिवन है, एस इज एल आई, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये क्या, इससे जनरेट इससे हमको पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। इट लुक्स लाइक 1 कॉमा आई यानी ए प्लस आई बी, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या सारे के सारे मिल जाएंगे आराम से। देख लिए x इक्वल टू, अगर मेरे पास a प्लस आई बी, मैंने एक एलिमेंट ले लिया कहाँ से, c ओवर द r यानी वेक्टर स्पेस v से एक एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट को देखेंगे हम a डॉट 1 प्लस बी डॉट आई, यानी कि यहाँ से आपको a, ये 1 और i इस सेट के एलिमेंट है और ये a और b आपके r के एलिमेंट्स है। तो ये 1 और i, a और b के 1 और i लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं a और b स्केलर्स के साथ। तो यस, हम लोग कह पाएंगे कि ये x जो है हमारा, x बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन s को। देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा s नाम का सेट है ये आपका बेसिस है, देयरफॉर s इज बेसिस। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स होने के कारण हम यहाँ पे कहेंगे हाँ सुजल हाउ, तो ये जो s इज अ बेसिस और इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ s इज 2 डायमेंशनल स्पेस है ये। तो c ओवर द r, तो यानी कॉम्प्लेक्स में हमें 2 एंट्री लगती है, a और b 2 रियल नंबर लगते हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे 1 और i, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे आपका कॉम्प्लेक्स c ओवर द r, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड r, ये आपका तैयार हो रहा है। अब एक और एग्जांपल से हम लोग ले लेंगे, मज़ेदार कंसेप्ट है, पढ़ने लायक है। अगर s आपका कोई तो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है nth डिग्री का, और सेट आपको दिया है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू an x का पावर n, वेयर a0 से लेके an जितने भी ai है ये रियल ai बिलोंग्स टू r है। ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि बेसिस क्या ये सेट बेसिस है, अगर बेसिस है तो ये एल आई और जनरेट दोनों चीज़ होनी चाहिए, और इसकी डायमेंशन निकालो। तो चलिए इसकी डायमेंशन भी निकाल लेंगे। तो अगर मेरे पास a0 को हम इस तरीके से, अगर ये बेसिस है, ये एक आपका वेक्टर स्पेस दिया है, नॉट एस, इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, और एक इसमें से सेट ले लेंगे 1 x स्क्वायर अप टू x का पावर n, ये आपका बेसिस है या नहीं ये चेकआउट करना है आपको, ये आपका बेसिस है या नहीं। तो ये बेसिस बनाएगा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, देखो a0 डॉट 1 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर से लेके आप an x का पावर n के बराबर 0, 0 को आप कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 डॉट 1 0 डॉट x प्लस 0 डॉट x स्क्वायर प्लस प्लस 0 डॉट x का पावर n। आप कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को तो आपको मिलेगा a0 a1 से लेके सारे के सारे an 0 मिलेंगे, यानी सारे के सारे कोएफिशिएंट आपके 0 हो गए स्केलर्स। तो ये li हो गया, s नाम का ये जो आपका देयरफॉर सेट था s इज, ये आपका li हो गया है। अब मुझे बताना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स से क्या ये मेरा वेक्टर स्पेस जनरेट होगा, n डिग्री पॉलिनोमियल का जो वेक्टर स्पेस है क्या ये जनरेट होगा। x एलिमेंट ले लिया बच्चों, a0 1 प्लस a1 डॉट एक्स स्क्वायर a2 डॉट एक्स स्क्वायर से लेके an डॉट x का पावर n। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, 1x x स्क्वायर से लेके x के पावर n इस सेट के एलिमेंट है, और ये इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आ चुके हैं। तो हम कह पाएंगे यहाँ पे कि यह जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में ये सेट लिखे जा चुके हैं, लिखे जा रहे हैं, ये जनरेट हो रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा आप देखिए पॉलिनोमियल आपका जनरेट हो चुका है। तब हम लोग कहेंगे x जो है बिलोंग कर दिया है बच्चों लीनियर स्पैन S में, देयरफॉर हम कह सकते हैं v इक्वल टू लीनियर स्पैन S, देयरफॉर आपका जो S है वो आपका बेसिस
कहलाएगा। और इसमें कितनी डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन ऑफ एस हो जाएगी n+1। कैसे n+1 हो जाएगी, 1 2 3 पावर n है, nth एलिमेंट है और यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा का है, यानी कि n+1 एलिमेंट्स है। तो आपने बेसिस और डायमेंशन के कंसेप्ट को डिटेल में जाना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैट्राइसेस के भी उदाहरण हैं, डायमेंशन निकालने के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में बेसिस का एंड डायमेंशन का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो बेसिस और डायमेंशन को समझने के लिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन, LI, LD, स्पैन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये बेसिक्स को आप अच्छे से अपने ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और बेसिस और डायमेंशन के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो वो आपसे छूटे ना। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने आपको समझाया है, जितना भी पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।